दोस्तों एक केस आया मेरे पास। कैश डिपॉजिट था 1,78,00,000 और कैश विड्रॉ था 62 लाख का। उसने कहा कि सर मेरे पास एक भी डॉक्यूमेंट नहीं है आपको देने के लिए, एक भी चीज नहीं देने के लिए, आप केस करोगे? मैंने केस कराया, 0 एडिशन 0 टैक्स। वैसे तो दोस्तों इंडिया के अंदर 80% लोग जो हैं वो गरीबी रेखा से नीचे ही हैं, राशन ले रहे हैं, लेकिन इनकम टैक्स वाले का क्या मानना था ये समझ लीजिए। शोकत नोटिस के पास जब आया तो 1,78,00,000 का कैश डिपॉजिट, 62 लाख का विड्रॉल। इनकम टैक्स ऑफिसर ने बोला कि आपने 2,40,89,607 का प्रपोज एडिशन कर रहा हूं मैं शोकत नोटिस के अंदर। आज मैं आपको बताऊंगा कि जब आपके पास कोई भी डॉक्यूमेंट्स नहीं होता, एक भी कागज नहीं है, तो किस तरीके से इनकम टैक्स के केस कराएं, चाहे वो एओ के पास हो, अपील हो या आईटीटी हो। वीडियो को आखिर देखिएगा। इंडिया के इकलौते प्रैक्टिकल चैनल एक्सपर्ट सचिन पर और सभी को मेरा नमस्कार। मैंने एक वीडियो और डाली थी 18 करोड़ की कैश डिपॉजिट की, आप लोगों को बड़ी पसंद आई थी। आपने कहा इस तरह की प्रैक्टिकल वीडियो और डाले, और ये केस तो इतना भयंकर था दोस्तों, मैंने पूरी जी जान लगा दी इस केस को जिताने में। अच्छा उसने कभी भी, अच्छा मैं आपको पहले ये शोकोस नोटिस एक बार दिखाता हूं जहां पे ऑफिसर ने ये भेजा 71 कैश डिपॉजिट 62 का और 2,40,00,000 रुपए का एडिशन करने के लिए। 80 करोड़ लोग गरीबी रेखा से नीचे राशन ले रहे हैं और इनकम टैक्स वाला 2,40,00,000 रुपए सबको करोड़पति बनाने में लगा हुआ है कागजों में। बहुत गलत चीज है। क्या उसको ये नहीं पता था कि 1,78 का अगर कैश डिपॉजिट है और मैंने 62 लाख विड्रॉ करा है तो कम से कम 62 लाख तो माइनस कर देता। थॉट प्रोसेस देखिए, एप्लीकेशन ऑफ माइंड देखिए इनकम टैक्स ऑफिसर का। वो जमा को भी इनकम मान रहा है, विड्रॉ को भी इनकम मान रहा है। भाई एक बात बताओ, अगर इनकम टैक्स ऑफिसर भी वीडियो देखते हैं वैसे तो, क्या आप अपने एटीएम से जब कैश विड्रॉ करते हो वो आपकी इनकम है क्या? थोड़ा बहुत तो रैशनल रहिए, उसका स्टेटस तो चेक करिए। चलिए मैं इमोशन से बाहर आता हूँ। मैं मानता हूँ कि सब करोड़पति बन जाए तो बहुत ही अच्छा है, पर इनकम टैक्स ऑर्डर में नहीं, एक्चुअल में। मैं आपको एक बार शोको नोटिस दिखा देता हूँ। दोस्तों ये है नोटिस अंडर क्लॉज बी ऑफ 148 ए। शोको नोटिस 28 जनवरी 24 को आया था उसके पास सबसे पहले, जिसके अंदर रीज़न लिखा जाता है कि क्या है। देखिए यहाँ पे आप देखेंगे तो कह रहा है नॉन फाइलिंग ऑफ रिटर्न है, नॉन फाइलिंग ऑफ रिटर्न है, टीडीएस स्टेटमेंट, कैश विड्रॉल आ रहा है एक तो 62 लाख रुपए का जो मैंने आपको बताया, कुछ कमीशन है 194 एच के अंदर सीएससी ई गवर्नेंस से 3801 की, इसी की मैंने आईटी फाइल करी, सिर्फ इतनी इनकम की। कैश डिपॉजिट हुआ 1,78 जो मैं आपको बता रहा हूँ बैंक के अंदर। तो टोटल देखिए क्या लिखा उसने कि देयरफॉर एज पर एक्सप्लेनेशन 1 ऑफ 148 2,40,89,607 सजेस्ट दैट इनकम चार्जेबल टू टैक्स, यानी कि 2,40,00,000 रुपये पर टैक्स लगाना चाह रहा है। अब इंडिया का हर आदमी बनेगा करोड़पति। चलिए चलता हूं अपने डैशबोर्ड की तरफ। तो देख लिया आपने शोकत नोटिस। अब वो कभी भी आईटीआर फाइल नहीं करता था दोस्तों। जब आईटीआर कोई फाइल नहीं करता कभी भी बहुत दिक्कत आती है। दिक्कत क्या है, जब आगे पीछे की आईटीआर भरी हुई है या जिस साल का केस करा है वो साल की आईटीआर नहीं है, हम थोड़ा बहुत बेस बनाते हैं कि यार देखो इसका बिजनेस नेचर है, हर साल आईटीआर भर रहा है, अच्छा सा ऐसी है, नोबल है सिटीजन देश का, आईटीआर भरता है, एक परसेंटेज दिखाता है प्रॉफिट की, सेम बिजनेस चल रहा है। तो जब आगे पीछे सालों में है तो इस साल में ही मान ले, पर इस साल में तो उससे आईटीआर भरी नहीं थी। एक तो एक सिंगल कागज नहीं उसके पास, बैंक स्टेटमेंट तक नहीं। बैंक स्टेटमेंट के लिए मना कर दिया दोस्तों उसने। बताऊंगा मैंने क्या करा उस केस में। अब जब सिंगल कागज नहीं थे, ना ही बैंक स्टेटमेंट थी, ना ही सोर्स था कैश डिपॉजिट का, तो मैंने तब भी डिमांड 0 करे। दिखाता हूं अभी। मैं उसका फोर्थ सीए था दोस्तों, पहले भी गया, वो बिहार का केस था। 2-3 लोगों के पास गया, एडवोकेट प्रोफेशनल सीए के पास भी, उन्होंने मना कर दिया कि यार केस नहीं कर पाएंगे बिना उसके। मेरे पास वो अक्टूबर 24 में आया केस, तो उसका लगा था फरवरी में, मेरे पास 6 महीने मेरे ख्याल से 6 महीने से ज़्यादा टाइम बाद वो आया। वो मैं भी थोड़ा सा हिचकिचाया शुरू में। फिर मैंने एक बात सोची, मैं कहा आपके पास कागज नहीं है, फीस दोगे? उन्होंने कहा हाँ फीस तो दूंगा सर, कोई दिक्कत नहीं है। मैं कहा चलो फीस मिलेगी, नॉमिनल फीस ली मैंने उससे, बहुत ज़्यादा नहीं ली। फंसा हुआ था इसका मतलब ये नहीं कि मैं उसको लूटा खसुर करने लग जाता। वो जरूरतमंद था और मेरे पास जरूरत के हिसाब से आया था, तो मैंने उसी हिसाब से उसका केस करा। मैंने ये सोचा कि यार अगर मैंने केस नहीं लिया और उसका एक्सपायरिटी ऑर्डर हो गया तो 2,40,00,000 की एडिशन हो जाएगी, जिंदगी भर कभी भी केस नहीं करा पाएगा ये, इतनी बड़ी डिमांड आ जाएगी, पेनल्टी अलग से। और किसी और ने कराया और उसके पास कागज तो है ही नहीं देने के लिए, तो गलत शर्त कराएगा, गलत शर्त रिप्लाई देगा तो मोटा टैक्स लग जाएगा, तब भी कोई फायदा नहीं है। तो क्यों ना इस केस को लिया जाए एज ए चैलेंज, एज ए हेल्पिंग। मैंने केस ले लिया। उससे मैंने पूछा मनी ट्रांसफर का बिजनेस करता था वो। अब यहाँ पे कोई डॉक्यूमेंट तो है नहीं मनी ट्रांसफर बिजनेस का, कैसे मानोगे आप? मान लो मैं इनकम टैक्स ऑफिसर हूँ, किसी के पास कैश जमा है और मुझसे बोले कि मेरा मनी ट्रांसफर का बिजनेस है और कोई कागज ही नहीं है, तो इनकम टैक्स ऑफिसर मानेगा नहीं दोस्तों इस बात को कभी भी। इनकम टैक्स ऑफिसर की भी अपनी बाउंडेशन है, कुछ तो कागज देने पड़ेंगे ना।
कोई रिप्लाई ही नहीं गया था इसका। अक्टूबर 24 में जब मेरे पास आया तो मैंने सबसे पहले तो एडजॉर्नमेंट ले ली एक। मैंने लिखा कि अभी अभी एसएससी आया है, ऐसी ऐसी बात है, हमें 30 दिन का टाइम दे दिया जाए। ऑफिसर ने 15 दिन का टाइम दिया कि 30 दिन का टाइम देंगे, 15 दिन का टाइम देंगे, ऑलरेडी लेट हो चुका है। अब मुझे इसकी आईटी फाइल करनी थी 148 के अंदर। ये हमेशा टाइम पे फाइल कीजिए दोस्तों, ध्यान रखिए। इस केस में टाइम पे फाइल नहीं हो पाई क्योंकि वो आया ही मेरे पास लेट था। और मैं आईटी फाइल करता क्या, मेरे पास बैंक स्टेटमेंट तक नहीं थी। अब सबसे पहला मैंने काम क्या करा, उससे बोला बैंक स्टेटमेंट का पता कर। वो लगा रहा भाई साहब, लगा रहा बैंक स्टेटमेंट पता करने में, कहीं पे भी बैंक स्टेटमेंट मिली नहीं है। बॉम्बे तक मैंने पर्सनल अप्रोच लगवाई उसका बैंक की कि किसी ने बैंक स्टेटमेंट मिल जाए, लेकिन उन्होंने बोला कि भैया बैंक स्टेटमेंट मिल नहीं पाएगी क्योंकि बैंक अकाउंट क्लोज हो गया। जब बैंक अकाउंट क्लोज हो जाता है तो स्टेटमेंट निकलती नहीं है। बड़ी हैरानी वाली बात थी ये कि ऐसे कैसे पॉसिबल है। जब नहीं निकली, टाइम खत्म हो गया, मैं भी हिम्मत हार गया, वो भी हिम्मत हार गया। फिर मैंने क्या करा, मैंने बैंक स्टेटमेंट इनकम टैक्स ऑफिसर से मंगवाई। मैंने इनकम टैक्स ऑफिसर को लेटर लिखा, मैंने बताया कि देखो जी यही एविडेंस है। एविडेंस लगाया मैंने प्रॉपर कि मैंने बॉम्बे मेल करी, मैंने वहां विजिट करी, मुझे बैंक स्टेटमेंट नहीं मिली। आपने मेरा केस खोला है कि मेरे अकाउंट में कैश डिपॉजिट और कैश विड्रॉल है, तो आपके पास बैंक स्टेटमेंट होगी, आप मुझे बैंक स्टेटमेंट दीजिए। 2 दिन में मेरे पास बैंक स्टेटमेंट आ गए। वो मेरे से बोल रहा है ऐसे ही कि सर पहले से मंगा लेते हैं। मैं कहा ऐसा नहीं होता दोस्तों, पहले हमें कुछ अफोर्ड करने पड़ेंगे। इनकम टैक्स की बात बताना पड़ेगा कि मैंने अफोर्ड करे हैं। कोई मेरे लिए थोड़ा बैठा है इनकम टैक्स ऑफिसर देने के लिए। मैंने अफोर्ड करे, मैं उसमें सक्सेसफुल नहीं रहा, तब मैं उसके पास गया, उसने मेरी हेल्प करी, उसने मुझे बैंक स्टेटमेंट दे दी। जैसी बैंक स्टेटमेंट आई, मेरा 90% केस तो ओके हो गया दोस्तों। मैंने क्या करा, अकाउंटिंग करवाई। अकाउंटिंग क्या होती है मैंने बता रखा है, 2 वीडियो डाल चुका हूँ, जरूर देख लेना। कितनी इंपॉर्टेंस है अकाउंटिंग की, यहां समझना। कैश फ्लो बनाया उसका मैंने, आपके आंखें खुल जाएंगी जब मैंने कैश फ्लो बनाया और कैश बुक तैयार करी। कंप्लीट बैंक चढ़ाई, 150 पेज की थी, लेकिन चढ़ाई मैंने क्योंकि मुझे केस जीतना था। फीस अलग है, केस जीतना अलग है। जैसे ही मैंने कैश बुक चढ़ाई दोस्तों, मेरे होश खुल गए। कैश डिपॉजिट था 1,78,28,532 और कैश विड्रॉ जो था 1,78,21,591 था उसके अंदर। जबकि जब शोकत नोटिस आया जो इनकम टैक्स ऑफिसर ने भेजा था, उसके अंदर मेरा कैश डिपॉजिट तो मैच हो गया लेकिन कैश विड्रॉल उसका था 62 लाख के आसपास। और यहां पे कितना है, 1,78,00,000 कैश विड्रॉल जो मैंने इसकी बैंक चढ़ाई। मैं बड़ा परेशान, मैंने कहा यार इनकम टैक्स ऑफिसर के पास भी गलत। देखो कितना फायदा हुआ, अगर मैं उसकी अकाउंटिंग नहीं करता और मैं इनकम टैक्स ऑफिसर को फॉलो करता रहता तो मैं मर जाता। अकाउंटिंग करते ही मुझे पता चल गया, अच्छा कैश डिपॉजिट है और कैश विड्रॉल है। पहली बात तो मुझे ऑब्जेक्शन रेज करने पड़े कि आपकी इंफॉर्मेशन गलत है, इंफॉर्मेशन सही नहीं है। अब डिपार्टमेंट की फिगर यहां गलत हो गई थी, मैंने आईटी को लेटर लिखा कि आप अपनी फिगर को वेरीफाई करिए। अच्छा, इनकम टैक्स ऑफिसर ने मेरी बात को माना, उसने दोबारा से बैंक को लेटर लिखा यही चीज के लिए कि क्या सच में बैंक डिपॉजिट और विड्रॉल इतना है। बैंक का कंफर्मेशन आया बकायदा, बैंक ने एक्सेप्ट करा मेरी बात को। मैं आपको वो लेटर भी दिखा देता हूं। देखिए दोस्तों, जब मैंने कैश भेजी, मैंने कैश फ्लो बनाया तो ये वेरीफाई हो गया। बैंक ने लिख के दिया कि एग्रीगेट अमाउंट क्रेडिट यानी कि जो हुआ इन कैश में, यानी कैश डिपॉजिट 1,78,28 का है और जो ग्रोस अमाउंट डेबिट हुआ है कैश में वो 1,78,21 हुआ है। तो मेरी बात प्रूफ हो गई बैंक से भी, जो एओ ने भी कंफर्म करा। लेटर देख लिया आपने, यानी कि मेरा जो स्टेप था बिल्कुल ठीक था। मैंने एक चीज और करी, 26 एज के अंदर कुछ टीडीएस कट रहा था उसका सीएससी ई गवर्नेंस से। मैंने 94H में था कमीशन का, मैंने ये भी लेटर लिखा आईटीओ को कि सर ये वहाँ काम करता था, मुझे नहीं पता था, उसको भी याद नहीं था, लेकिन मैंने ग्राउंड लिया, तुक्का लिया कि सर ये वहाँ काम करता था मनी ट्रांसफर का, उसके यहाँ पे एजेंट था, इसका एग्रीमेंट भी साइन है, वो कॉपी इसको मिल नहीं पा रही है, आपके पास कॉपी है दे दीजिए, मंगवा लीजिए। आईटीओ ने लेटर लिखा सीएससी गवर्नेंस वाले को, वहाँ से लेटर कंफर्मेशन एग्रीमेंट सारा आ गया। थोड़े टाइम लगा उसके अंदर आने में, लेकिन आ गया। वो कॉपी मैंने ले ली। अब यहाँ पे मेरे पास 2 डॉक्यूमेंट्स हो गए इसके, एक तो बैंक स्टेटमेंट जहां से मुझे कैश डिपॉजिट और विड्रॉ पता चल गया, और एक एग्रीमेंट जहां से ये पता चल गया कि हाँ उसका जो बिजनेस था वो मनी ट्रांसफर का बिजनेस ही था। बिजनेस भी स्टैब्लिश हो गया, ट्रांजैक्शन भी स्टैब्लिश हो गई। लेकिन आपको लगता है कि इनकम टैक्स ऑफिसर चीज से मानता है? कोई उल्टी से कमेंट मत लिखना, इनकम टैक्स ऑफिसर की अपनी बाउंडेशन होती है। दिक्कत तो है दोस्तों, मैं थोड़ा सा गुस्सा रहता हूं उनसे कि थोड़ा सा रैशनल बिहेवियर करें। वो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में जॉब जरूर कर रहे हैं लेकिन सरकारी जॉब नहीं कर रहे। उनकी ड्यूटी है कि एक्चुअल में कितना टैक्स इवेजन हुआ है वो कैलकुलेशन करें, ये नहीं कि लमसम कुछ भी ऐड कर दें। अच्छा, मैंने इसका लेट रिप्लाई करा, मैंने नेचर ऑफ बिजनेस समझाया उस एग्रीमेंट से,
उस बैंक स्टेटमेंट के बेस पे मैंने उसकी आइटम भी फाइल करी, लेट फाइल करी लेकिन फाइल जरूर करी। मैंने कैश का यूज बताया, मैंने बताया जी कैश का यूज क्या होता है, जब जमा करता है तो कहाँ से आता है, निकलता कहाँ से आता है। फ्रीक्वेंसी बताई कैश की, डिपॉजिट की, विड्रॉल की। उसके बैंक स्टेटमेंट में जमा 5,000 होता था, लिमिट थी, और 5,000 विड्रॉ होता था। मैंने समझाया कि देखो जी जैसी जमा हुआ है सेम नहीं निकला, जैसी जमा हुआ है सेम नहीं निकला है। ऐसा नहीं उसने 50 लाख जमा कर दिया है फिर 25 लाख कुछ दिनों बाद निकाला। फ्रीक्वेंसी से क्या होता है, बिजनेस नेचर समझ में आता है, और जो टैक्स चोरी दिमाग में है आईटीओ के वो निकालते हैं हम। एविडेंस दिए डिपार्टमेंट के लिए कि भैया बताओ कि ये कैश डिपॉजिट एसएससी का है। मैं तो अपने एविडेंस दे दिए, क्या मैं डिपार्टमेंट से पूछ नहीं सकता कि आप कह रहे हो, आप उसने इल्जाम लगाया ना 2 करोड़ 40 लाख का। मैंने कहा आप मुझे एविडेंस दो कि कैश मेरा है। एक मैंने पी कैश थ्योरी के ऊपर भी नोट लिखा। पी कैश थ्योरी क्या होती है इसके ऊपर अलग से वीडियो बनाऊंगा। इसका मतलब छोटा सा बता देता हूँ कि जब कैश जमा निकला, कैश जमा निकला, निकला जमा होता है, जब हम अकाउंटिंग करते हैं तो उसका बैलेंस दिखाता है इन हैंड कैश कितना है किसी भी पर्टिकुलर डेट पर। वो मेरा 8,000 रुपये आ रहा था बस एक डेट पे। यानी कि इससे पता चलता है कि किसी भी डेट पर मेरे हाथ में किसी भी दिन पूरे साल में मेरे हाथ में 8,000 से ऊपर का मैक्सिमम कैश इन हैंड था। तो जब मैं अपने हाथ में कैश रख ही नहीं रहा हूँ तो मैंने टैक्स की चोरी कहाँ से करी है। ये पीक कैश चोरी पे बहुत सारे केस लॉज हैं, अलग से वीडियो बनाऊंगा, लिख दीजिए कमेंट में। दूसरा क्वेश्चन आया, मैं उसका रिप्लाई भी कर दिया। लेकिन जब केस खुलता है दोस्तों तो इनकम टैक्स ऑफिसर कहाँ मानने वाला है। उसने कहा आप एक्सपर्ट हो गए यूट्यूब पर, हमारे सामने नहीं। उसने मुझे शो को नोटिस भेज दिया 10 फरवरी 2025 को, 1,78,37,709 का कैश डिपॉजिट आपने करा है अंडर 69A। क्यों ना 60% का टैक्स लगाया जाए, 60% इंटरेस्ट लगाया जाए और 10% की पेनल्टी, 130% का टैक्स निकाल के भेज दिया। सारी मेहनत मेरी जीरो हो गई। एसएससी को कुछ नहीं पता इस स्टेप पर। वो मुझे हर महीने कभी 3,000 रुपये, कभी 2,000 रुपये हफ्ते में, कभी 1,500 रुपये ऐसे भेजता रहा अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से। मैं केस करता रहा। एक बार शो कोड नोटिस में आपको दिखा देता हूँ दोस्तों। ये देखिए लिखा हुआ शो कोड नोटिस एज वाई द प्रपोज वेरिएशन शुड नॉट बी मेड। 10 फरवरी 25 को आया पहला शो कोड नोटिस। इसके अंदर क्या लिखा बताता हूँ, देखिए थोड़ा यहाँ देख लीजिए। नो रिस्पॉन्स, नो रिस्पॉन्स, नो रिस्पॉन्स। अक्टूबर में मेरे पास केस आया जहाँ पे मैंने एडजॉर्नमेंट फाइल कर दी। बहुत जरूरी था एडजॉर्नमेंट लेना ताकि ऑफिसर ऑर्डर पास ना कर दे। यहाँ पे देखिए इसने क्या लिखा, वही टीडीएस स्टेटमेंट कैश विड्रॉल 62, 1,78, 2 करोड़ 40। दिमाग में सेट करा हुआ है कि एसएससी ने 2 करोड़ 40 लाख रुपए का लिया है। हालांकि आखिरी में उसने क्या करा है देखिए। देखिए इन व्यू ऑफ द अबव डिस्कशन यू आर हियर बाय शो कोड नोटिस एज वाई द अमाउंट ऑफ रुपीज 178 करोड़ 1,78 लाख रुपए शुड नॉट बी ब्रॉट टू टैक्स ट्रीटिंग द सेम एज अनएक्सप्लेन्ड मनी। ये उसने शो कोड नोटिस मुझे भेज दिया। चलिए अब मैं आपको डैशबोर्ड की तरफ लेके चलता हूँ। देखा आपने शो कोड नोटिस, सारा किया कराया बट्टे में बैठा दिया उन्होंने, मेरा एक्सपर्टाइज निकाल दी मेरी। फिर मैंने उनसे बातचीत करी वर्चुअल हियरिंग के थ्रू। उन्होंने बोला हाँ थोड़ा सा ऐसा है वैसा है वैसा, कोई बात नहीं। एक शो कोड नोटिस और भेज दिया मेरे को। ये सब बातें मैंने बताई उनको, ये वाली। अब फिर उन्होंने समझ तो गई, एक शो कोड नोटिस और भेजा। उस शो कोड नोटिस में क्या करा उन्होंने, 5% का प्रॉफिट मान लिया मेरे बिजनेस से। कितने रुपए का, 8,91,000। यानी कि इस केस को तो ड्रॉप कर दिया शो को उसको। उन्होंने बोला ठीक है सचिन जी बात मान ली मैंने, थोड़े बहुत तो एक्सपर्ट आप हो बात करने में। 1,78 का 5% टैक्स लगाऊंगी बिजनेस में, लगाऊंगी इसलिए कह रहा हूं। जब मेरी वर्चुअल हियरिंग हुई तो मैडम निकली साथ में उन्होंने 62,57,000 का जो कैश विड्रॉ था वो भी ऐड कर दिया शो कोड नोटिस के अंदर। एक बार मैं आपको शो कोड नोटिस दोबारा वाला भी दिखाता हूं दोस्तों। ये है अगला शो कोड नोटिस जहां पे ठान लिया था मैडम जी ने कि एडिशन करके मानेंगी। 26 फरवरी 25 को आया शो कोड नोटिस वाई द प्रपोज वेरिएशन शुड नॉट बी मेड। क्यों ना आपकी इनकम मान ली जाए। देखिए इसमें क्या हुआ, सब कुछ सेम लिखा हुआ ये रहा। अब यहाँ पे क्या लिखा वो समझ लेते हैं। ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि क्यों ना आपकी कमीशन इट इज प्रपोज टू एस्टिमेट योर इनकम। एस्टिमेट किस बात की इनकम भाई, 5% इनकम मान के 8,91,000 रुपये का इनकम क्यों ना मान ली जाए और टैक्स क्यों ना लगाया जाए। ये रहा, ये आ गया। दूसरा एडिशन इन्होंने करा, ये रहा कि 62 लाख रुपए का जो कैश विड्रॉ है आपके अकाउंट में क्यों ना रिमेन अनएक्सप्लेन है, एक्सप्लेन ही नहीं हुआ है तो इसको भी टैक्स क्यों ना लगाया जाए, अनएक्सप्लेन मनी अंडर सेक्शन 69। दूसरा आया, देखिए लिखा भी, यहाँ पे भी लिखा हुआ उन्होंने, ये रहा। टैक्स निकाल के ही चाहती थी मैंने निकालना, लेकिन मैं भी एक्सपर्ट था दोस्तों। चलता हूँ डैशबोर्ड की तरफ। देख लिया आपने। अच्छा आपके दिमाग में क्या आया इस चीज से, आप एक चीज समझ जाइए, इनकम टैक्स ऑफिसर 100% चाहता है
कि अगर केस खुला है तो एडिशन हो जाए, ये हो जाए, अच्छा ये नहीं हो रही तो ये हो जाए या ये हो जाए, इसी बेस पे केस खुला था, जबकि कोई एविडेंस नहीं इसके पास। कितना स्ट्रांगली केस को रिप्रेजेंट करना होता है। ऑफिसर ठान के बैठा हुआ है कि भैया मुझे एडिशन करनी है। अब मैंने इस शो को नोटिस का क्या रिप्लाई दिया ये समझ लीजिए, बड़ा इंपॉर्टेंट है। हालांकि 5% पे ले आया, मुझे चिंता थी, मैं समझ गया था कि केस जो है थोड़ा सा बेकार हो चुका है। अगर एक शो को नोटिस में 1,78,00,000 का एडिशन के लिए आया है, दूसरे में फिर 8 लाख का आ गया, 62 लाख का आ गया, तो अब ये ज़्यादा बच नहीं पाएगा। फिर भी मैंने हिम्मत नहीं हारी। क्या करा मैंने फिर वर्चुअल हियरिंग ली, एक बार बात करी। मैंने क्या समझाया मैडम जी को 5% वाले केस के लिए, जहाँ पे 8,91,000 रुपये इसकी इनकम मान रहे थे। मैंने बोला मैडम एक बात बताइए, यही बोला मैंने, रिप्लाई में लिखा, मैंने कहा सीए है, एडवोकेट है, प्रोफेशनल है, क्या उनकी सैलरी 8,91,000 होती है? अगर कोई फ्रेशर होता है तो दोस्तों आज की डेट में नहीं है। 8,91,000 रुपये का प्रॉफिट एक साल के बिजनेस में 5% में कोई नहीं कर सकता। मैंने बोला मैडम फ्रेशर की सैलरी भी नहीं है आज की डेट में, 2-3 साल अगर सीए कर लेता है तो उसको मिलती है आज की डेट में 6 लाख रुपये फ्रेशर का, इतनी सैलरी नहीं है कहीं पे भी। मैंने कहा एक बार बताइए मैडम वो बिजनेस छोड़ेगा क्यों, अगर इतना अच्छा प्रॉफिट था उसका तो? मैं कहा बिजनेस कर रहा है आज की डेट में वो, आप देख ली, चेक कर लीजिए। मैडम कह रही अच्छा बिजनेस नहीं कर रहा है वो, क्या कर रहा है वो? मैं कहा खेतीबाड़ी कर रहा है मैडम ये। मैं कहा बिजनेस छोड़ दिया उसने। मैं कहा इतना प्रॉफिट ही मार्जिन नहीं था, बेवकूफ़ बन गया वो। मैं क्या बताइए अगर किसी का 10 करोड़ का बिजनेस है, मनी ट्रांसफर बिजनेस 10 करोड़ के होते हैं, तो आप क्या इसके ऊपर 5% लगा दो, कितना प्रॉफिट है क्या? मैंने ये भी समझाया कि 5,000 रुपये की फ्रिक्वेंसी जमा करने की निकालने की, क्या 5,000 वाला गांव वाला आदमी 250 रुपये कमीशन दे देगा क्या? कभी नहीं देगा दोस्तों। 100 रुपये की बस की टिकट करके खुद पैसे जमा करने चला जाएगा वो, उनके पास टाइम ही टाइम है, खाली है वो। 5-10 रुपये, 20-25 रुपये दे सकता है, मान सकता हूँ मैं। मैंने लिखा यहाँ पे कि 0.5% से 2% के आसपास हो सकती है, ज़्यादा से ज़्यादा। और ये भी कमीशन इनकम है, उसमें से खर्चे माइनस होंगे तब टैक्स लगेगा। मैंने लिखा 26 ईयर्स के अंदर इनकम क्लियर लिखी हुई है। जो सीएससी गवर्नर था 194 एच के अंदर कमीशन काटी उसने हर महीने का। मैंने सीएससी वाले का चार्ट भी दिया, दिख भी रहा आपको स्क्रीन को। मैंने बोला जब 26 ईयर्स में इनकम आ रही है, क्लियर है, तो आप किस बेस के ऊपर अपनी मर्जी से किसी की इनकम कैसे बढ़ा सकते हो? मैंने एविडेंस मांगे, मैं मैडम आप बता दो 5% का। मैं तो अपना प्रूफ दे दिया, 26 ईयर्स दे दिया, आईटीआर भर दी वो दे दिया है, 5 वाला बता दिया है, ये भी बता दिया कि 250 कमीशन नहीं देता कोई भी। आप बताओ 5% 8,91,000 कैसे बन जाएगा जब कोई सीए एडवोकेट प्रोफेशनल तक को नहीं मिल रहा? तो मनी ट्रांसफर गांव वाला बंदा जो 5वीं फेल है कैसे कमा लेगा इतना? असेसी पुअर है, कैसे अपील फाइल करेगा? पेनल्टी वेनल्टी कहाँ से लाएगा? और प्रोफेशनल की फीस कहाँ से देगा अगर अपील फाइल करेगा तो? थोड़ा सा इमोशनल टच भी मैंने मैडम जी को दिया, और मुझे लगता है शायद ये इमोशनल टच ज़्यादा काम आया। फाइनली ऑर्डर पास हुआ। मैडम जी ने जो मेरी बात थी 5% से 2% वाली, ये मान ली कि 2% पे निकाल रही हूँ 3,56,731 रुपये का प्रॉफिट माना मेरा। और जो कैश विड्रॉल वाला था वो पॉइंट भी इन्होंने छोड़ दिया कि हाँ चलो विड्रॉल तो दिख रहा है, तो पार्ट उसका ही है, मगर जब आपने मेरा ये बिजनेस इनकम मान ही लिया है, मेरा डिपॉजिट को एक्सेप्ट कर लिया है, तो विड्रॉल के ऊपर फिर टैक्स नहीं लगेगा। वो इस बात को एग्री हुई, वो सबमिशन भी मानी और टैक्स 0 निकाला। मैं आपको इसका फाइनल ऑर्डर भी दिखा देता हूँ एक बार। दोस्तों ये रहा फाइनल ऑर्डर जो हमारा 11 मार्च 25 को आया। 11 मार्च 25 को रिप्लाई जब आया, देखिए शुरुआत में उन्होंने वही लिखा कि ये कैश डिपॉजिट 2,40,00,000 रुपये का आपने टैक्स चोरी कर लिया है, और ज़्यादा डॉक्यूमेंट नहीं दिए मैंने। यहाँ लिखा कॉपी ऑफ बैंक स्टेटमेंट, और जो एग्रीमेंट वहाँ से मंगाया था, जो एओ के पास था वही मेरे पास था। कमाल की बात है। फाइनली देखिए उन्होंने क्या लिखा सब चीज़ों को लेके। यहाँ देखिए, यहाँ मैंने बताया था कि टाइपिकली रेंज 0.5% से 2% होती है, तो यही बात इनकम टैक्स ऑफिसर ने मेरी मानी, मैडम जी ने, और 3,56,000 रुपये का बिजनेस इनकम मान ली जिसके ऊपर कोई टैक्स नहीं लगा। फाइनली देखिए ये रहा, ये देखिए रिटर्न इनकम 139 फाइल ही नहीं हुई थी। मैंने 148 के अंदर आईटीआर फाइल करी 3,812 रुपये की, वही आईटीआर फाइल करी जो 26 केस में आ रहा था। अपनी मर्जी से बढ़ाई नहीं, 356 का एडिशन जो मैंने बताया, टोटल 3 साल की इनकम मैंने मान ली मैडम ने, और किसी तरह का कोई भी टैक्स भी नहीं लगा। ये रहा डिमांड नोटिस, देखिए 11 मार्च को डिमांड नोटिस निकाला है, 0। इसी के लिए हर प्रोफेशनल और एसएससी तरसता है। चलिए चलता हूँ डैशबोर्ड की तरफ। तो इस तरीके से दोस्तों उसका केस 0 हो गया। जब उसके पास ऑर्डर आया उसने मुझे भेजा, मैंने उसको बोला कॉन्ग्रेचुलेशन सर, आपका असेसमेंट हो गया है, डिमांड 0 है। उसने बोला सर इसका क्या मतलब है, सब ठीक हो गया है, खत्म? मैंने कहा हाँ जी सब खत्म। सोचिए उसको इतना भी आइडिया नहीं था कि उसके बाद जब असेसमेंट का ऑर्डर आ गया तो केस खत्म हो चुका है, डिमांड 0, इसका क्या मतलब है। ऐसे ऐसे लोग देश में हमारे हैं, असेसी हैं, इनोसेंट पीपल ऑफ इंडियन सिटीजन, और इनकम टैक्स वाले 2,40,00,000 की इनकम मान रहे थे। वीडियो कैसी लगी
कमेंट बॉक्स में जो बताइएगा। प्रैक्टिकल लगी तो लाइक कीजिएगा। फर्स्ट टाइम आ रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं यहाँ पे आपकी नॉलेज तो बढ़ाता हूँ, प्रैक्टिकल बातें बता के आपको एक्सपर्ट बनाता हूँ अपनी तरह। तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि जब भी वीडियो अपलोड करूँ आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए। एक बार क्लिक करना पड़ता है। किसी टॉपिक पे चाहते हैं वीडियो बनाऊँ वो भी लिख दीजिएगा, कोई क्वेरी हो वो पूछ लीजिएगा। और दोस्तों जितना हो सके व्हाट्सअप, फेसबुक सब जगह इसको शेयर करें। मैं ये नहीं कह रहा कि आप कागज़ ना रखें, कागज़ ना रखने के बाद कितनी दिक्कत आती है। 2-2 शो को नोटिस आए थे मेरे पास। तो अगर आप मनी ट्रांसफ़र का बिजनेस कर रहे हैं, सीएससी सेंटर का काम कर रहे हैं, कहीं पे भी कैश डिपॉजिट का काम है, विड्रॉ काम है, केवाईसी को जरूर रखें, ताकि इस तरह की दिक्कत ना आए। वो मैडम बहुत अच्छी थी जो इस बात को मान गई बिना कागजों के। मुझे डॉक्यूमेंट जब जब मैंने मांगे दे भी दिए। ऑफिसर देते नहीं है, हालांकि देने चाहिए, राइट है उनको देने का और हमें मांगने का। फिर भी आपकी भी तो ड्यूटी बनती है कि कुछ कागज रख लो। ये तो ना बिजनेस करा, फाड़ा फूड़ा फेंक दिया। तो इन चीज़ों का ध्यान रखना है। तो जितना हो सके फेसबुक, व्हाट्सएप जगह शेयर करें, और जो मैंने बातें वीडियो में बताई हैं उन चीज़ों का ध्यान रखें, ताकि आपको कभी भी मेरी जरूरत ना पड़े किसी भी केस को लेके। जल्द मिलूंगा अगली वीडियो में, तब तक नमस्कार।